basis of accounting, the most significant function of accounting is to determine profit earned or loss incurred by the business during a period. तो कोई भी बिजनेस का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है अकाउंट्स लिखने के लिए, या अकाउंट्स लिखने का कोई फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फाइंड आउट सम प्रॉफिट और लॉस विच हैज बीन देयर. ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है वो हमको ढूंढना होता है. सो दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. सो प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड दो बेसिस यूज करके, दो क्राइटेरिया उसके. कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है? तो एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए वो सारे के सारे कैश बुक में लिख दो, कैश बेसिस पे लिख दो. तो हम लोग कैश कितना इनकम हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है पता चल जाएगा, या कितना एक्सपेंसेस है उतना पता चल जाएगा. अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो दिस इज नॉन कैश. एक्रूअल मतलब नॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. So let us understand in detail the first one, that is cash basis of accounting. Cash basis of accounting is system in which transactions are recorded when cash is transacted. तो जब भी कैश का कोई ट्रांजैक्शन होता है मतलब लेन देन होता है, तो whenever there is give or take, giving or taking of the cash और receiving or giving of the cash, तो उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश का, इनकमिंग या आउटगोइंग, इनफ्लो या आउटफ्लो, तब उसको हमको रिकॉर्ड करना है, अकाउंट्स पे लिखना है. इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट ऑफ कैश एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड. तो रेवेन्यूज को कब रिकॉर्ड करना है? जब आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है, कैश आई है आपके पास, तब आपको रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना है. बट आप एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपके पास कैश आउटफ्लो हो गया है, आपके पास से कैश पे हो गई है. In that case, you will record the outgoing cash, that is expenses. When cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued income, they are not considered. तो बाकी के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं, जो एडवांस रिसीव हुआ है आपको, या आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हुए हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो अभी येट टू बी पेड है, तो उनकी एडजस्टमेंट कैश अकाउंट में नहीं की जाती है. बिकॉज कैश कब रिकॉर्ड होगी? जब एक्चुअली आपके पास कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, तभी हमको ये कैश वाला ट्रांजैक्शन दिखाना है, अदरवाइज नहीं. तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, स्कूल्स एक्सेट्रा. तो उनके यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो भी कैश बेसिस पे बनता है. क्योंकि आप सोचोगे ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ पे यूज होता है? सो इट इज यूज्ड इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. नॉन ट्रेडिंग कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, मतलब ये स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं. सो इन दीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एंड इन दैट दिस पर्टिकुलर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड. Now let us understand the advantages of cash basis of accounting. It is simple basis of accounting as the adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance etc. are not made. कोई भी दूसरी एडजस्टमेंट नहीं होगी इसमें. तो ये सिंपल है, बस जब कैश आई है आपको रिकॉर्ड करना है, जब कैश गई है तब आपको रिकॉर्ड करना है. This approach is more objective as very few estimates or judgments are required. एक सिंपल अप्रोच है कि जब कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है तभी रिकॉर्ड करना है, तो उसमें और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसीलिए आपको कोई और एस्टिमेशन या जजमेंट्स भी नहीं करनी है या कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस. तो ये वहीं पे सूटेबल है जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं कैश बेसिस पे ही है, तो ये सूटेबल है, अदरवाइज नॉट. Now let us understand what are outstanding expenses first. Outstanding expenses क्या होते हैं? Those expenses which have become due during the accounting period but which have not yet been paid. तो outstanding expenses वो होंगे जो ड्यू तो हो गए हैं बट फिर भी आपके not yet paid, तो वो outstanding है, अभी पे करना बाकी है. ड्यू हो गए हैं, पर्टिकुलर मंथ के लिए उसकी ड्यू डेट आ गई है बट स्टिल नॉट पेड, दैट इज कॉल्ड एज outstanding expenses.
प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। तो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, अभी ड्यू नहीं हुआ है, सो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन एक्रूड इनकम, इट इज इनकम विच हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड बट नॉट येट बिकम ड्यू। तो इनकम अर्न हो चुका है आपका, it has been earned during the year but it still is not, it has not become due and hence has not been received, ठीक है। then income received in advance, it is an income which has been received but before it has been earned. For example, you can take goods to be sold or services to be rendered in future, future में ये transaction होने वाला है but you have received the income therefore before that particular transaction, then that is income received in advance. Now let us understand the disadvantages of cash basis of accounting. So the first is, it does not give the true and fair view of the profit and loss account or financial position of enterprise because it ignores the outstanding and prepaid expenses or accrued income or income received in advance. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स इसमें नहीं होते हैं कैश अकाउंटिंग में, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू आपको नहीं मिल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, क्योंकि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग के बारे में इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है। देन दिस पर्टिकुलर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हमने मैचिंग प्रिंसिपल में सीखा है कि रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंसेस दिखने चाहिए आपको, पर वैसे इसमें नहीं दिख रहे क्योंकि रेवेन्यू कभी कभी प्रीपेड है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग है, कभी कभी एक्रूड है, तो इन केसेस में रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। सो मैचिंग हमारा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देन दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स एंड हेंस एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2 years। इसमें क्या हो रहा है, ये सिस्टम में कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, डिफरेंस नहीं कर रहे हैं हम रिकॉर्ड करते वक्त। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट कैलकुलेशंस की वो शायद नहीं हो पाएगी, हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि ठीक से प्रॉफिट कैलकुलेट हुए कि नहीं, बिकॉज आपने मशीनरी परचेज की तब भी आपको कैश को क्रेडिट करना है और गुड्स परचेज की है तब भी आपको कैश को क्रेडिट करना है, क्योंकि दोनों ही केसेस में कैश पेमेंट हो चुका है या होगा। सो वॉट एवर यू आर बाइंग, दैट इज यू आर स्पेंडिंग द कैश, यू आर पेइंग द कैश, तो आपका कैश में क्रेडिट होना ही होना है, भले वो एसेट है कि गुड्स है कि एक्सपेंसेस रेंट वगैरह है। सो इन दैट केस हमको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट्स वगैरह क्या है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक द cash basis of accounting, income recorded as income when it is earned and accrued. For example, credit sale is recognized as sale irrespective of the fact that amount has been received or not. तो accrual basis of accounting में इसको सबसे पहले नॉन कैश अकाउंटिंग कहते हैं, तो उसमें कैश है कि नहीं आप नहीं देख रहे हो। ओके, सो accrual basis है, मर्केंटाइल बेसिस है, इसका मतलब किसी मर्चेंट ने या किसी बिजनेसमैन ने क्रेडिट सेल कर दिया है, तो जिस दिन क्रेडिट सेल किया हुआ है, मतलब जिस दिन गुड्स आपके बिजनेस से बाहर गए हैं रिसीवर के पास, कस्टमर के पास, उसी दिन आपको ये एंट्री कर देनी है। उसका पेमेंट भले ही डिलेड हो जाए बट गुड्स, आधा ट्रांजेक्शन हो चुका है, गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द कस्टमर। सो यस, व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, on that day only the entry for sale is made, whether the payment is received or not, or payment is received after a delay, so whatever. So on that day itself the accounting of sales is done. Similarly, when expense has been incurred but the payment has not been made, it will be recorded as a expense only. तो आपका पेमेंट हो चुका है ऐसा बोल रहे हैं, सॉरी, एक्सपेंस इनकर हो गया है बट द पेमेंट एक्चुअली इज नॉट मेड फिजिकली। सो इन दैट केस व्हेनेवर द पेमेंट इज डिलेड बट एक्सपेंस इनकर हो चुका है, फॉर एग्जांपल इस मंथ की रेंट जो है 31 या 30th सितंबर हो चुका है, सो यस द रेंट इज ड्यू ऑन 30th सितंबर, बट उसका पेमेंट बाद में हो सकता है, सो इट विल बी डिलेड एंड स्टिल इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन 30th सितंबर ओनली। Then accrual basis of accounting is based on the concept of realization and expiration, follows two basic accounting principles.
दैट रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये जो है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपायरेशन हम लोग फॉलो करते हैं, और इसमें हम लोग रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल या मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। सो येस, अंडर दिस टाइप outstanding prepaid expenses and these adjustments are made. So similarly, accrued income and income received in advance, etc., these adjustments also are made, and hence we can say the profit or loss is properly calculated or exhibited in this method. Let us see the advantages of this method. The accrual method of accounting is more scientific compared to cash basis of accounting. Hence it is preferred by the accountants. Generally accrual basis of accounting ही prefer किया जाता है. Exceptions है, जैसे हमने कहा charitable institutions, schools, clubs के बारे में या hospitals, वहाँ पे हो सकता है कि cash basis of accounting follow करते होंगे non profit organization. But these are just exceptions. Generally 90-95% accountants, they will prefer to follow accrual concept of accounting. Then this accrual concept of accounting shows a complete picture of the financial transactions of business and it takes into account effect of all transactions. तो यहाँ पे आपको complete picture नजर आएगा accounts के बारे में, and आपको क्यों picture complete नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप outstanding हो, prepaid हो, advance हो, ये सारे के सारे adjustments इसी में आप दिखा सकते हो. So you will get the correct picture of your accounting, and hence this particular method, by this particular method we can get the correct profit or loss figure, and we can disclose the true financial position of business on a particular day. तो आपकी जो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस की फिगर है वो भी आपको पता चल जाएगी, या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर डे पे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो भी आपको तुरंत मिल जाएगी विदाउट एनी फर्दर एडजस्टमेंट. Then this particular accounting reflects true profit loss during the period and therefore has acceptability. ये सारा पिक्चर अच्छी तरह से दिखा देता है आपको, इसलिए this method of accounting is generally preferred by all the accountants and it is acceptable, rather it is universally acceptable, bearing few exceptions as seen above. Then this reflects true financial position. जैसे हमने देखा कि ये सारे के सारे adjustments इसमें हम कर लेते हैं, इसीलिए ये method acceptable है. Now let us understand the disadvantages of this particular method. This system is not simple as cash basis. तो यहाँ पे ये जो system है accrual basis, वो इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें बाकी सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, तो ये इतनी सिंपल नहीं है. देन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलेबरेट. मतलब इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, नेचुरली एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी, तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये थोड़ा एलेबरेट है या थोड़ा बड़ा है, प्रोसीजर इज थोड़ा लेंदी. Then a quick appraisal of the profit or loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position. जनरली फास्ट प्रॉफिट और लॉस जिसको देखना है वो फटाफट नहीं देख सकता है क्योंकि इसमें बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करने बाकी होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. सो यस, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड हैज बिट ऑफ मोर प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स दैन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू वंस अगेन, द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस. अंडर एक्चुअल बेसिस the nature is both cash and credit transactions are recorded under accrual, but only cash transactions are recorded under cash basis of accounting. Then prepaid or outstanding. Then prepaid outstanding expenses are accounted in the profit and loss account as per accrual basis of accounting, and accrued income and income received in advance are also accounted and shown in the balance sheet as per accrual basis of accounting. But in cash basis of accounting, the prepaid and outstanding expenses are not adjusted. Similarly, accrued income and income received in advance, etc., are also not adjusted. Now, in case of accrual basis of accounting, the correct profit or loss is ascertained because it records both cash and credit transactions. But in case of cash basis, the correct profit or loss is not ascertained because it records only the cash transactions. Then the accrual basis of accounting requires the technical knowledge as many adjustments are prepaid, outstanding, capital, revenue, etc. are required to be made. But in case of cash, it does not require much technical knowledge as is required for accrual basis of accounting. Then the legal position. Accrual basis of accounting is recognized by Companies Act 2013.
But cash basis of accounting is not recognized by the Companies Act 2013. इसका मतलब है कंपनीज के अकाउंट्स आप अगर लिख रहे हो तो आपको ये टेक्निकल नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्रूअल अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनीज का जो भी अकाउंटिंग होता है, अकाउंट्स लिखते हैं, वो सारे एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस पे ही लिखे जाते हैं। देन एक्सेप्टेबिलिटी, the accrual basis of accounting is more acceptable in business as it reveals correct income and expense besides assets and liabilities. But cash basis of accounting is not acceptable in business as it does not reveal the required information of income or expense or assets and liabilities. Then accrual basis of accounting is more reliable as it records both cash and credit transactions, thus reveals correct profit or loss and assets and liabilities. But cash basis of accounting is less reliable. It records only cash transactions and as a result it does not reveal the correct profit or loss, also the assets and liabilities. Then suitability. Accrual basis of accounting is suitable for businesses as it requires information that is complex. It can be made available on this accrual basis only. Cash basis of accounting is suitable for not-for-profit organizations and professionals such as chartered accountants, lawyers, etc., since they require comparatively less information. So this was regarding our accrual basis of accounting and cash basis of accounting.